हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग मौर्य वंश का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अध्ययन किया था और उनके द्वारा जो प्रमुख साम्राज्य विस्तार में जो कार्य किए गए थे उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे और अशोक द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे और अशोक के जो उत्तराधिकारी थे उन उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे और मौर्य वंश की जानकारी की जो साक्ष्य मिले हुए हैं जिसके आधार पर मौर्य वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए एक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो है अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे और ये 200 बिंदुसार का जो कालखंड था, देखिए 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी के मध्य माना जाता है। 273 बीसी में अशोक की बिंदुसार की मृत्यु होती है और बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद अशोक के जो बिंदुसार के जो प्रमुख जो पुत्र थे, जिसमें सुसीम थे, अशोक थे, तिस्य थे और अन्य लोग थे, जिसमें से प्रमुख तीन ही थे, जिसमें से सुसीम था, अशोक थे और तिस्य था। ये तीनों लोग का प्रभाव काफ़ी अधिक था और तीनों लोग जो है उत्तराधिकारी बनने की तीनों में चाहत थी, जिसमें से अशोक और अन्य उत्तराधिकारियों से युद्ध होता है। इस अन्य लोगों को अपने मार्ग से हटाने में अशोक को लगभग 4 साल लग गए थे। इसलिए जो है अशोक का जो है राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है, जबकि बिंदुसार की मृत्यु 273 बीसी में होता है। अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है। यहाँ पर 4 साल लग जाते हैं उसे अपने उत्तराधिकारियों को मारने में और उत्तराधिकारियों को जो है हटाने में जो है इसे 4 साल लग जाते हैं। उन 4 सालों के बाद इसका राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में। ये हम आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए अशोक का जो है कई नामों से जाना जाता है। जो अभिलेख पाए गए हैं उन अभिलेखों के आधार पर जो है जो प्रमाण पाए गए हैं उनमें जो है अशोक के कई नाम देखने को मिला है। जिसमें से देखिए जो सभी अभिलेख हैं, जिसमें से अधिकतर अभिलेखों में अशोक का नाम जो है देवान पी पीदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक के जो सभी अभिलेख हैं, मतलब कि कुछ अभिलेखों को छोड़ करके जितने भी अभिलेख हैं उनमें जो है इसे देवान पी पीदर्शी के नाम से जाना जाता है। और इसमें देखिए गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर, उद्गोलन, ये प्रमुख 4 अभिलेख हैं। इन अभिलेखों में जो है अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता है। फिर से समझने का प्रयास करिए। गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और उद्गोलन, ये अभिलेख में अशोक का नाम अशोक देख पाया गया है। वहीं पर भब्रू अभिलेख में अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। मास्की में जो है अशोक को बुद्ध शाक के नाम से जाना जाता है। मास्की में जो अभिलेख है यहाँ पर अशोक को जो है देवान पी पीदर्शी के भी नाम से जाना जाता है। वहीं पर इनको जो है बुद्ध शाक के भी नाम से जाना जाता है। एक बुद्ध शाक की इनकी उपमा दी गई है क्योंकि ये बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और बुद्ध जो है शाक वंश से संबंधित थे, बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे, इसलिए अशोक को भी बुद्ध शाक कहा जाता है। तो मास्की अभिलेख में जो है अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है। पुराणों में देखिए अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। और तो यहाँ पर देखिए, और इन अभिलेखों को छोड़ दिया जाए तो गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर, उद्गोलन, भब्रू अभिलेख, मास्की अभिलेख और पुराणों को अगर बात छोड़ दिया जाए, जितने भी अन्य अभिलेख पाए गए हैं इन अभिलेखों में इनका नाम शायद देवान पी पीदर्शी के नाम से जाना जाता है। आइए अशोक की जो पत्नियाँ थीं और उन पत्नियों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके जो पुत्र थे उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कभी कभी। देखिए पत्नियों में इनकी जो पत्नियां थीं पद्मावती थीं, तिस्रचिता थीं, महादेवी थी, कारुबाकी थी और असंघमित्रा थीं। इन पत्नियों में उनके पुत्रों जो थे, देखिए उनके पुत्रों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। पद्मावती जो है कुड़ाल की माँ थी, पद्मावती कुड़ाल की माँ थी। तिस्रचिता की विशेषता ये है कि ये बौद्ध धर्म की विरोधी थी और जब अशोक की मृत्यु होती है उस दौरान ये अशोक की चिता के साथ ये सती होती हैं। तो तिस्रचिता जो है बौद्ध धर्म की विरोधी और सती हुई, इनके जो है अशोक के साथ ये जो सती हुई थी। तीसरी महारानी इनकी देखिए महादेवी के 2 संतानें थीं और जिसमें से महेंद्र और दूसरी पुत्री थी इनकी संघमित्रा। एक पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, और इसी संघमित्रा है जिसको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में इन्हें भेजते हैं। और देखिए एक रानी है कारुबाकी।
कारुवाकी जो है तीवर की माँ है, और कारुवाकी और तीवर का उल्लेख जो है प्रयाग स्तंभ लेख में किया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में पाया गया था, और इसे अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख जो है कौशाम्बी में पाया गया था, और इस समय ये अभिलेख जो है प्रयाग में स्थित है, यानी इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद के जो किला है उसमें स्थित है, रखा गया है ये प्रयाग स्तंभ लेख। और इस प्रयाग स्तंभ लेख की विशेषता ये है, जब अकबर के शासन काल में इस प्रयाग स्तंभ लेख को जो है जहांगीर कौशाम्बी से इलाहाबाद लाते हैं। और इसकी एक विशेषता और ये है कि इस अभिलेख में समुद्रगुप्त का भी उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त भी इस अभिलेख में अपने कुछ उपदेशों को जो है इसमें वर्णित किए हुए हैं, तो इसलिए इसे जो है प्रयाग प्रशस्त लेख के नाम से भी जाना जाता है। और इस अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस प्रयाग स्तंभ लेख को जो है रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। रानी का अभिलेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि कारुवाकी अशोक की महारानी थी और तीवर की माँ थी, तो इसलिए जो है कारुवाकी को जो है कारुवाकी के कारण ही इसे जो है रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कारुवाकी और तीवर का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसे रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और देखिए एक रानी इनकी असंघमित्रा, तो हमने यहाँ पर इनकी कई रानियाँ थीं, लेकिन मुख्यतः जो है 5 रानियों को जो है नाम जानते रहिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पद्मावती, तिसरचिता, महादेवी, कारुवाकी और असंघमित्रा इनकी जो प्रमुख रानियाँ थीं। इनके पुत्रों में बात किया जाए, देखिए इनके पुत्रों में एक पुत्र थे महेंद्र वही जो महादेवी के पुत्र थे। तीवर जो है कारुवाकी के पुत्र थे। कुणाल पद्मावती के पुत्र थे, और जालौक उनके पुत्र थे। देखिए पुत्रियों में बात किया जाए तो संघमित्रा और चारुमती। संघमित्रा और चारुमती इनके 2 पुत्रियां थीं, और इन दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में काफ़ी बहुत योगदान दी थी। आइए फिर उसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं जो अशोक द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए उन कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। अशोक का जो राज्याभिषेक है 269 BC में होता है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया कि अशोक का राज्याभिषेक क्यों 269 BC में किया जाता है, जबकि उनका राज्याभिषेक 273 BC में हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने अपने उत्तराधिकार के संघर्ष की लड़ाई ले ली और उसके बाद जो है राजा बनते हैं। तो अशोक जो है राज्याभिषेक से पहले ये अवंती के राज्यपाल के तौर पर जाने जाते थे। जब इनका राज्याभिषेक होता है उसके 9वें वर्ष कलिंग का युद्ध होता है। अशोक का राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग का युद्ध होता है, और इस युद्ध में काफ़ी बड़ा नरसंहार होता है, जिसमें लाखों लोगों की हत्या की जाती है और कई लोग बेघर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई थी। तो इन सब चीज़ों का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। 13वां शिलालेख इसलिए प्रमुख हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, वहीं पर अशोक के जो साम्राज्यवादी विस्तार की जो सोच थी यहाँ पर बदलाव होता है, इसलिए ये प्रमुख हो जाता है। यहाँ पर अशोक जो है कहते हैं कि ये भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि जो साम्राज्यवादी सोच थी, जो भौतिक विस्तार की सोच थी, अब वो सांस्कृतिक विस्तार की सोच हो गई है। यहाँ पे अशोक का जो विचार है यहाँ पर भौतिक विस्तार को छोड़ते हुए अब सांस्कृतिक विस्तार की तरफ बढ़ेंगे, यानी अपने धर्म का प्रचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अशोक जो है धम्म घोष कहा गया है। ये लाइन देखिए, भेरी घोष से लेकर के धम्म घोष, यानी भेरी घोष मतलब ये होता है कि जहाँ पर साम्राज्य का विस्तार जो है भौतिक साम्राज्य विस्तार किया जाए उसे भेरी घोष कहते हैं, और जब सांस्कृतिक विस्तार जहाँ किया जाए उसे धम्म घोष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमने समझा कि 9 वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। 13वें शिलालेख में जो है इनकी जो भावनाएं हैं बदल चुकी थी इन सब युद्धों को देखते हुए। तो ये जो वहीं से जो है इनके हृदय में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें ये युद्ध को त्याग करते हैं और संस्कृति के प्रचार यानी बौद्ध धर्म के प्रचार की तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े हम लोग। राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी जो है कल्हड़ द्वारा रचित एक रचना है, कल्हड़ की रचित रचना है, जिसमें जो कश्मीर के जो प्रमुख राजा हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो ये राजतरंगिणी जो है कल्हड़ द्वारा रचित
रचना है। और इसमें जो है अशोक को बताया गया है कि अशोक ने कश्मीर पर अधिकार किया था। अशोक जो है कश्मीर पर अधिकार किए थे, इसका प्रमाण मिलता है राजतरंगिणी में। वहीं पर ह्वेनसांग कहते हैं कि अशोक श्रीनगर की स्थापना किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ह्वेनसांग कहते हैं कि अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना किया था। फिर आगे बढ़ते हम लोग। शासन के चौथे वर्ष, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उसके चौथे वर्ष ये जो है देखिए निग्रोध और मुगल पुत्तिस के संपर्क में आते हैं और उनके प्रभाव में आकर के निग्रोध और मुगल पुत्तिस के प्रभाव में आने के बाद ये जो है उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। ये उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो फिर समझने का प्रयास करिए। अपने शासन के चौथे वर्ष बाद निग्रोध और मुगल पुत्तिस, वही मुगल पुत्तिस हैं जो तीसरे बौद्ध संगीत समिति जो हुई थी, जो पाटलिपुत्रा में हुई थी, और उसके संरक्षक अशोक थे और अध्यक्षता जो है मुगल पुत्तिस कर रहे थे। इस तीसरे बौद्ध समिति के दौरान जो है तीसरे जो है बौद्ध समिति जो हुई थी उसमें यहाँ पर अभिधम्ब की रचना किया गया था, अभिधम्ब पिटक की रचना किया गया था। तो यहाँ पर हमने समझा कि शासन के चौथे वर्ष निग्रोध और मुगल पुत्तिस के प्रभाव में आकर उपगुप्त से जो है पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उपगुप्त ने दिया था। और किसके प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो निग्रोध और मुगल पुत्तिस के संपर्क में आने के बाद जो है इनके प्रभावित होते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाने की दिशा में बढ़ते हैं। देखिए पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करते हैं। अशोक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था और इसमें जो है मुगल पुत्तिस की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे मुगल पुत्तिस थे। देखिए यहाँ पर 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी और 4 बौद्ध समितियों को जो है पिछली क्लास में हमने बताया था। इसको जो है हमने देखिए RVPK यानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडवन ये स्थान हो गए। वहीं पर इनके संरक्षक की बात किए जाए, इनके संरक्षक में हमने बताया था AKAK यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो यहाँ पर देखिए ये हैं स्थानों के नाम और ये हैं जो राजा थे उस समय उनके नाम हैं। तो RVPK राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलवन। और संरक्षक कौन थे यानी राजा कौन थे उस समय, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और देखिए इसमें जो अध्यक्ष थे उनकी बात किया जाए, जिसमें से महाकश्यप, यहाँ महाकश्यप थे। उसके बाद जब वैशाली में किया जाता है जिसमें कि कालाशोक होते हैं तो उसके जो है सबाकामी थे। फिर जब पाटलिपुत्रा में होता है और जब यहाँ का शासक अशोक होते हैं तो अशोक जो है मुगल पुत्तिस थे। जब कुंडवन में होता है और शासक था कनिष्क, उस समय जो है यहाँ पर वासुमित्र थे। तो देखिए 4 बौद्ध समितियाँ हुई हैं। 4 बौद्ध समितियों में इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि जो प्रथम बौद्ध समिति होती है उसमें जो है विनय पिटक और सुध पिटक का जो है वर्णन किया जाता है। और जो दूसरी बौद्ध समिति होती है जिसमें जो दूसरी बौद्ध समिति होती है वैशाली में, और जिसका संरक्षक कालाशोक होते हैं और सबाकामी उसके अध्यक्ष होते हैं, वहाँ पर जो है धीरवादी और महासांगिक 2 संप्रदायों में जो है बौद्ध धर्म का लगाव होता है। और तीसरी बौद्ध समिति की विशेषता ये थी जो पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक इसके संरक्षक थे और मुगल पुत्तिस इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ पर अशोक यानी मुगल पुत्तिस ने यहाँ पर अभिधम्ब पिटक की स्थापना किए थे। जब चौथी बौद्ध समिति हुई थी जो अंतिम बौद्ध समिति के तौर पर जाना जाता है, कुंडवन वन में हुई थी और इसके शासक थे उस समय कनिष्क और ये अध्यक्ष थे उस समय वासुमित्र। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पर
हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त होता है। तो ये था रिवीजन के तौर पर हमने लाया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने 4 बौद्ध समितियों के बारे में अध्ययन किया और 4 बौद्ध समितियों में तृतीय बौद्ध समिति की जो आयोजन किया था अशोक ने किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अशोक द्वारा जो प्रमुख यात्राएं की गई थी उन यात्राओं का उल्लेख करिए। जो देखिए, अशोक अपनी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया जाते हैं और 14वें वर्ष जो है निगलीवा जाते हैं और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी में जाते हैं। तो अशोक जो है अपने 10वें वर्ष बोधगया जाते हैं और 14वें वर्ष निगलीवा जाते हैं और 20वें वर्ष लुम्बिनी में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा। फिर आगे हम आइए उनकी उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। अशोक का जो प्रमुख उत्तराधिकारी थे, देखिए, कुणाल थे, दशरथ थे, संप्रीति थे, बृहद्रथ थे। तो कुणाल देखिए, कुणाल वही हैं जो पद्मावती के पुत्र थे, वे जो है इनके संरक्षक बनते हैं। उसके बाद दशरथ जो है अशोक के ही पुत्र थे और दशरथ वो फिर राजा बनते हैं। संप्रीति हैं, उसके बाद बृहद्रथ हैं। बृहद्रथ इस वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र करते हैं और वहीं पर जो है पुष्यमित्र हत्या करता है, वहीं पर तब मौर्य वंश का अंत हो जाता है। आइए हम दशरथ के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, उत्तराधिकारी में जो दशरथ था ये काफ़ी योग्य थे और ये भी आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे और इन्होंने देखिए नागार्जुन पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण किया था। ये आजीवक संप्रदाय के लिए 3 नागार्जुन पहाड़ी जो है, इस नागार्जुन पहाड़ी में जो है 3 गुफाओं का निर्माण किया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाता है कि नागार्जुन पहाड़ी में किसने गुफाओं का निर्माण किया था, तो दशरथ ने किया था। और पूछा जाता है कि ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और ये जो है इनकी ये भी उपाधि जो है देखिए देवान पी के नाम से भी जाना जाता था। वहीं पर अशोक को भी देवान पी दर्शी के नाम से जाना जाता था, तो दशरथ को भी देवान पी के नाम से जाना जाता था। अशोक और दशरथ दोनों को जो है देवान पी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि देवान पी को किन शासकों को जाना जाता है। तो अशोक अगर अशोक जो है ऑप्शन में न रहे, दशरथ ऑप्शन में रहे, तो हमें जो है ध्यान देना है यहाँ पर। फिर आइए हम संप्रीति के बारे में अध्ययन करते हैं। संप्रीति जो है जो श्वेतांबर संप्रदाय से श्वेतांबर जैन संप्रदाय का संरक्षक था। देखिए, जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था, एक श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। वहीं पर श्वेतांबर संप्रदाय जो था कि वे श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, इसलिए श्वेतांबर संप्रदाय कहा जाता था। और दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहते थे, इसलिए जो दिगंबर संप्रदाय कहा जाता है। तो वहीं पर संप्रीति जो है श्वेतांबर संप्रदाय से संरक्षक के तौर पर जाना जाता है। और बृहद्रथ इस वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था, अंतिम शासक के तौर पर जाना जाता है। और 184 BC में इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र इसकी हत्या कर देता है और वहीं पर जो है पुष्यमित्र शासक बनता है। तो हमने यहाँ पर जो है अशोक के बारे में अध्ययन किया। आइए फिर से अध्ययन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हमने कहा कि अशोक जो है बिंदुसार के प्रमुख पुत्रों में जो प्रमुख 3 थे, सुसीम थे, अशोक थे, तिस्स थे। इसमें से अशोक को जो है कई नामों से जाना जाता है। इसमें जो प्रमुख अभिलेख पाए गए हैं, अधिकतर अभिलेखों में अशोक का नाम जो है देवान पी के नाम से जाना जाता है, देवान पी दर्शी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक को अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें से मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलन और इसमें मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलन में जो है अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता है। वहीं भब्रू अभिलेख में जो अशोक को पिदर्शी के नाम से जाना जाता है। मस्की अभिलेख में अशोक को जो है बुद्धशाक्य के नाम से जाना जाता है। पुराण में जो है अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है। अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। और भब्री अभिलेख पूछा जाता है, भब्री अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे पिदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर हमने ये समझा। और ये पूछा जाता है कि किस अभिलेख में जो है अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता है। इन गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उद्गोलन, ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं परीक्षा में, इसका ध्यान देना है हमें। फिर आगे बढ़ते हैं लोग पत्नी। इनकी जो प्रमुख पत्नियाँ थीं, देखिए पद्मावती थी, कुणाल की माँ मानी जाती थी,
तीर्थरक्षिता जो थी वे बौद्ध धर्म की विरोधी थी और अशोक की मृत्यु के बाद जो है सती होती हैं। महादेवी महेंद्र और संघमित्रा की माँ थी और कारुवाकी जो तीवर की माँ थी और कारुवाकी का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है और इसलिए जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को जो है रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और पांचवी रानी थी इनकी असंघमित्रा। इनके पुत्रों में बात की जाए तो इसके पुत्र थे महेंद्र, तीवर, कुणाल और जालौक। महेंद्र, तीवर, कुणाल और जालौक ये तीनों ये सभी लोग प्रभावशाली लोग थे। और इनकी पुत्रियों की बात की जाए तो संघमित्रा और चारुवाकी, इनकी दो पुत्रियां थीं, संघमित्रा और चारुवाकी। फिर उनके बाद आइए हम उनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रमुख कार्य में देखिए राजाभिषेक में जो हुआ था 269 BC में हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 BC में हुआ था। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अशोक राज्याभिषेक के पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पूछा जाता है कि अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध होता है? तो अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध होता है और इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। 13वें शिलालेख में देखिए अशोक का जो हृदय परिवर्तित हो रहा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर भेरी घोष से धम्म घोष, यानी जो भौतिकवादी विस्तार की सोच थी अब उसे संस्कृतिवादी विस्तार की सोच हो गई है, यानी सांस्कृतिक विस्तार किया जाएगा, इसलिए धम्म घोष का नाम दिया गया है। और इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग के युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में किया गया है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार जो है बताया गया है कि राजतरंगिणी में कि अशोक जो है कश्मीर के भी राजा थे, कश्मीर को भी इन्हें अपने अधिकार में किया था। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है। इसमें से राजतरंगिणी में जो कश्मीर के प्रमुख राजा हुए हैं उन राजाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अशोक के अधिकार क्षेत्र में कश्मीर था इस समय। उसके बाद ह्वेनसांग के अनुसार अशोक जो है श्रीनगर की स्थापना करते हैं। तो इन नामों को देखते हुए ये पता चलता है कि अशोक जो है जम्मू कश्मीर के भूभाग पर इनका अधिकार था। तो यहाँ पर देखिए अशोक श्रीनगर की स्थापना किए थे। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक श्रीनगर की स्थापना किए हैं। वहीं शासन के चौथे वर्ष बाद यानी राज्याभिषेक के चौथे वर्ष बाद जो है निग्रोथ और मुगल पुत्तिस के प्रभाव में आकर ये उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। पूछा जाता है कि किसके प्रभाव में आकर के अशोक जो है बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ते हैं? तो निग्रोथ और मुगल पुत्तिस के संपर्क में आने के बाद जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म के और प्रभाव में पड़ते हैं। और किसके प्रभाव में जो किसके दीक्षा ली थी? अशोक जो है किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? देखिए उपगुप्त से जो है ये दीक्षा लेते हैं। तो यही दोनों इंपॉर्टेंट ही है। तो पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो अशोक को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं पाटलिपुत्रा में अशोक जो है जो तिथि बौद्ध संगीति हुई थी, तिथि बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक करते हैं और पाटलिपुत्रा में करते हैं। उसके उस समय अध्यक्ष थे मुगल पुत्तिस, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। उसके बाद जो प्रमुख यात्राएं हैं देखिए, यात्रा जो है इनकी 10वें वर्ष जो है बोधगया गए थे, 14वें वर्ष निगलीवा गए थे और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी में गए थे। जो 20वें वर्ष लुम्बिनी में जाते हैं तो यहाँ पर जो है इनकी यहाँ पर विशेषता ये है कि लुम्बिनी में जब जाते हैं तो वहाँ कर को जो है 1/8 भाग कर देते हैं। कर पहले वहाँ 1/6 भाग था, उसको जो है घटाकर 1/8 कर देते हैं। उत्तराधिकारियों में बात की जाए तो देखिए कि जो अशोक के उत्तराधिकारी था कुणाल था, उसके बाद दशरथ थे। कुणाल और दशरथ दोनों इनके पुत्र थे। उसके बाद संप्रति बनते हैं, संप्रति के बाद बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग करता है। पुष्यमित्र शुंग जब उनकी हत्या करता है वहीं से पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना होती है। देखिए आइए हम दशरथ के बारे में अध्ययन करते हैं। दशरथ इनके अशोक की तरह जो है उदारवादी सोच का था और ये आजीवक संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। और ये नागार्जुन पहाड़ी में दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण किया था। इसलिए जो है अशोक पूछा जाता है कि नागार्जुन पहाड़ी में किसने 3 गुफाओं का निर्माण किया था? तो दशरथ ने किया था। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दशरथ को भी देवानपी के नाम से जाना जाता है। अशोक को भी देवानपी के नाम से जाना जाता था, वहीं पर दशरथ को भी देवानपी के नाम से जाना जाता है। तो इसने देवानपी की उपाधि ली थी अशोक की तरह। आगे बढ़ते हैं संप्रति जो है श्वेतांबर
श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़े हुए थे। श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म से जुड़े हुए थे, तो संप्रीति जो है जैन धर्म से जुड़े हुए थे। वहीं पर अशोक अशोक था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। फिर बृहद्रथ आते हैं। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है और इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग करते हैं और 184 ईसा पूर्व यानी 184 BC में इसकी हत्या होती है। वहीं से जो है पुष्यमित्र शुंग अपने वंश की शुरुआत करता है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के जो साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जो साक्ष्यों की बात की जाए तो इतिहास को जो है साक्ष्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों मिलते हैं, इसलिए इसे ऐतिहासिक साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। तो ये देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जो है अशोक के अभिलेख हैं, जो अशोक के प्रमुख अभिलेख हैं। अब इसके जो है 14 बृहद अभिलेख हैं, 7 जो है लघु अभिलेख माने जाते हैं। और इसमें से जिससे जूनागढ़ का अभिलेख है, रुद्रदामन का अभिलेख है, तो मतलब जूनागढ़ के अभिलेख को रुद्रदामन का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और इनके आधार पर हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर साहित्यिक साक्ष्यों की बात करते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में देखिए जो लिखित प्रमाण यानी लिखे रूप में मिला हुआ है उसकी बात करते हैं। इसमें से अर्थशास्त्र के रचनाकार जो हैं कौटिल्य हैं, इंडिका के मेगस्थनीज हैं, पुराण में है मुद्रा राक्षस जो है, ये मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। इसके आधार पर भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम ये मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस जो है ये चाणक्य और कौटिल्य के बीच की जो वार्ता हुई है, इसको नाटक रूप में विशाखदत्त ने इसका वर्णन किया है। तो विशाखदत्त इसके रचनाकार हैं। देखिए इसके तो मेगस्थनीज हैं, और मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त हैं। और अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं। देखिए अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंडिका के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पुराण में क्या बताया गया है और मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए अर्थशास्त्र में देखिए अर्थशास्त्र की जो रचनाकार हैं, दो कौटिल्य ने इसकी रचना किए थे। और कौटिल्य को जो है उपगुप्त चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है। इसको उपगुप्त भी कहते हैं कौटिल्य को, और चाणक्य भी कहते हैं। तो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कौटिल्य को अन्य नाम में, तो कौटिल्य विष्णुगुप्त किसे कहते हैं, तो विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। इनको चाणक्य भी कहा जाता है। और ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, ये जो है राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में से बताया गया है। यहाँ पर जो मौर्य वंश का जो शासन था, प्रशासन था और जो राजनीति थी उसके बारे में वर्णन किया गया है, न कि अर्थशास्त्र के बारे में वर्णन किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी विषय वस्तु जो थी राजनीति और लोक प्रशासन थी, न कि अर्थशास्त्र थी। इसकी विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसकी जो विषय वस्तु है राजनीति और लोक प्रशासन है, न कि अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र में 15 भाग हैं और 180 उपभाग माने जाते हैं। और ये 15 भाग 180 उपभाग हैं, ये पूरी तरह से चंपू शैली में लिखे गए हैं। चंपू शैली का मतलब ये है कि एक गद्य और पद्य जो दोनों में होता है, इसे चंपू शैली कहते हैं। तो ये चंपू शैली में लिखा गया है। पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किस तरह से की गई है, तो किस शैली में की गई है, तो चंपू शैली में की गई है। अर्थशास्त्र में सप्तम सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। सप्तांग सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार जो है कौटिल्य हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है। इन सप्तांग सिद्धांतों में जो 7 सिद्धांत हैं उसके बारे में देखिए। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। पूछा जाता है कि 7वां सिद्धांत कौन सा है। सप्तांग सिद्धांत का 7वां सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत का अंतिम सिद्धांत कौन सा है, तो 7वां सिद्धांत जो है मित्र के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि सप्तांग सिद्धांत का अंतिम सिद्धांत क्या है, तो सप्तांग सिद्धांत का अंतिम सिद्धांत मित्र है। तो जो सप्तांग सिद्धांत हैं इसके नाम देखिए। स्वामी, अमात्य यानी राजा के जो संरक्षक थे उसे
अमात्य के तौर पर जाना जाता था। जनपद, जो उनका पूरा राज्य क्षेत्र था, उसे जनपद के नाम से जाना जाता था। दुर्ग, जो राजा का दुर्ग होता था, जहाँ राजा रहते थे, उसके बारे में बताया गया है। कोष, जो राजा का कोष होता था और उस कोष को कैसे उसको बढ़ाया जाए और कोष को कैसे संरक्षित किया जाए, उसके बारे में अध्ययन है। और सेना के बारे में बताया गया है और मित्र के बारे में बताया गया है। मित्र कैसे होने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, फिर समझने का प्रयास करिए। सप्तांग सिद्धांत में 7 सिद्धांत हैं। सप्तांग सिद्धांत पूछा जाता है कि 7वां सिद्धांत कौन सा है या अंतिम सिद्धांत कौन सा है, तो मित्र है। इन 7 सिद्धांत में स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, सेना है और मित्र है। इस अर्थशास्त्र की जो अर्थशास्त्र था, इस अर्थशास्त्र को संकलन करने का कार्य जो है, सबसे अच्छा काम देखिए, पंडित शाम शास्त्री जो थे 1904 में मैसूर संग्रहालय में जो इनके साक्ष्य जुटाए गए थे उनको संकलित किया और उसको जो है व्यवस्थित ढंग से संकलित किए हैं। तो पूछा जाता है कि इसको जो है किसने संकलित किया था, तो पंडित शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय के साक्ष्यों के आधार पर इसको संकलित किए हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में हमने अध्ययन किया, ये फिर अध्ययन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की रचनाकार कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त कौटिल्य हैं। कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है। ये इसकी जो विषय वस्तु है राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पर राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र को 15 भाग और 180 विभागों में बांटा गया है और इसकी शैली जो है चंपू शैली है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद जिसमें दोनों हो, उसे चंपू शैली कहा जाता है। सप्तांग सिद्धांत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब इसमें 7 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। राजा के, स्वामी के बारे में, अमात्य के बारे में, जनपद, दुर्ग, कोष और सेना और मित्र के बारे में इसका वर्णन किया गया है। इसी को सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, इन अर्थशास्त्र को जो है मैसूर संग्रहालय में जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए थे, उन साक्ष्यों को आधार पर जो है पंडित शाम शास्त्री 1904 में जो है इसको संकलित किए थे। तो हमने यहाँ पर अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखिए इंडिका पुराण और मुद्रा राक्षस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्यों के तौर पर जो अशोक के जो प्रमुख अभिलेख हैं और रुद्रदामन के अभिलेख जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जिसमें हम इन पुराणों के बारे में, इन साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।